एवरीवन, आज हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन जी की भूमिका पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभ में ही कह दूं कि ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और ना उससे छोड़कर सन 72-73 में जब मैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा था तो मुझे कुछ वैसा ही एहसास हुआ। सन 1989 में मेरी एक दूसरी पुस्तक आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए छपी। उस पुस्तक को तैयार करने में मुझे उनके इतिहास के दोनों संस्करणों को अक्षरशः मिलाना पड़ा। उसमें मैंने लिखा है, नए इतिहास के नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। उनमें बहुत कुछ सीखने के साथ उनके ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ना होगा। जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों ना लागू हो। नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है। नया इतिहास लिखने के लिए ये खतरा उठाना ही होगा। शुक्ल जी के इतिहास का संशोधित और परिवर्धित संस्करण सन 1940 में छपा था। उनके प्रकाशन के बाद 50 वर्ष से अधिक का समय निकल गया और इस अवधि में अनेकानेक शोध ग्रंथ छपे, नई पांडुलिपियां उपलब्ध हुई, ढेर सा नया साहित्य लिखा गया। नया इतिहास लिखने के लिए यह सामग्री कम पर्याप्त और कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी ध्यातव्य है कि शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया। अब देश स्वतंत्र है, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र की अपनी समस्याएं हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष है। इन्हें देखने समझने का बदला हुआ नजरिया है। इस नए संदर्भ में यदि पृष्ठ पेषण नहीं करना है तो नया इतिहास ही लिखा जाएगा। यूं तो प्रगतिवाद अस्तित्व का प्रारंभ परतंत्र भारत के आधुनिक साहित्य पर दिखाई पड़ने लगता है, पर 60 के बाद अस्तित्ववाद अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। 18वें-9वें दशक में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बदलाव के चलते अनेक नए नए प्रत्ययों का जन्म हुआ, जैसे राष्ट्र औपनिवेशिकता, उत्तर औपनिवेशिकता, तीसरी दुनिया, उत्तर आधुनिकता, वैश्विक ग्राम, खुला बाजार, संचार माध्यम आदि। इनके माध्यम से विकसित देश विशेषतः यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अमेरिका, तीसरी दुनिया पर अपनी संस्कृति लादने लगे। तीसरी दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति का चारागाह है। याद रखिएगा कि तीसरी दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति का चारागाह है। भारत तीसरी दुनिया में आता है। तो भारत कौन सी दुनिया में आता है? तीसरी दुनिया में आता है। स्वतंत्र होने के बाद हम क्रमशः मानसिक प्रतंत्रता में कसते गए। जो काम मैकाले नहीं कर सका वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशी अवधारणाएं और जीवन शैलियां कर रही हैं। इनमें प्रभावित कुछ लोग पोस्टिस संस्कृति का सृजन करने लगे हैं। साहित्य संस्कृति उत्पादन है। अब क्या था? विदेशी विषय वस्तु, शैली और कोड ग्रहण किए जाने लगे, पर अन्य लोगों ने इनको स्वदेशी संदर्भों से जोड़ा और कुछ अपने जड़ों को नए सिरे से खोजने लगे। परंपरा और आधुनिकता में टकराहट हुई और हो रही ये शुभ लक्षण है। आधुनिक काल के 8वें-9वें दशक के साहित्य को परिप्रेक्ष्य को देखने का प्रयास किया गया है। आगे देखेंगे। इधर टेक्नोलॉजी के अध्ययन के नए नए उपायों का विकास किया। इसके फलस्वरूप नए पाठक का पुरानी कृतियों से नया रिश्ता बनाता है। ये रिश्ता पहले के पाठकों के से पहले के पाठकों से कृति का जो रिश्ता बना था उससे भिन्न होगा। दोनों रिश्तों में एक प्रकार का मूल्यगत संघर्ष होता है। भाषा शैली रूपात्मक प्रयोग भी इतिहास के आधार पर बनते हैं। इसे नए सिरे से अन्वेषित करने की आवश्यकता है। बदलाव के इस
परिभाषा में इतिहास के काल विभाजन, नामकरण और मूल्यांकन में भी परिवर्तन होंगे। यूं तो काल विभाजन सुविधा जीवी होता है। ट्रेवलियन का कहना है कि तिथियों की तरह कला विधियां पीरियड्स तथ्य नहीं होता। वे अतीत की घटनाओं के संबंध में बनाए गए काम चलाऊ प्रत्यय कॉन्स्पेशन है। इससे विवेचना में सुविधा होती है, किंतु ये कला विधियां ऐतिहासिक विचारों को प्राय भटका देती हैं। काल विभाजन की अंधानता शुक्ल जी से फुटकल खाता खुलवाती है। वास्तविकता तो यह है कि कलावधि में एक कलावधि में अनेक प्रकार के साहित्यिक प्रवृत्तियां होती हैं। उनमें या तो ये सहअस्तित्व होता है या टकराहट होती है। पहले आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञाओं को ले इस तरह का काल विभाजन अब पुराना पड़ गया है। ना तो ये साहित्यहासकार को मान्य है और ना इतिहासकार को। इतिहास लेखक एक कलाविधि को एक शीर्षक में बांध देता है। जैसे 600 से 300 ईसा पूर्व प्रजातंत्र एवं राजतंत्र साहित्य के इतिहास में भी ये पद्धति अपनाई जा सकती है और अपनाई भी गई है। आदिकाल नाम भ्रामक है। आदिकाल नाम भ्रामक है। इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण होता है। डेट याद रखिएगा। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि इसमें विभिन्न जातीय भाषाएं निःसृत हुई, बल्कि इसलिए है कि उसमें अनजाने ही देशी भाषाएं अपनी जगह बनाने के लिए प्रयत्नशील थी। अपभ्रंश का व्याकरण भी देसी भाषाओं के व्याकरण से नहीं मिलता। अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, पर इस काल में अपभ्रंश काव्य का प्राधान्य था। यदि रासो काव्य की अप्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है, फिर भी उससे राजस्थानी के उदय का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूरपूर्व ब्रज भाषा की मामूली कृतियों का पता लगा है, पर प्रमाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है। अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोल रहा है कि पर प्रमाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है। कौन कौन सी बोली है यहाँ देखिए। मैथिली, अवधी और खड़ी बोली का। कौन कौन सी? मैथिली, अवधी और खड़ी बोली का। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति हैं, दूसरे के मुल्ला दाऊद है, तीसरे के अमीर खुसरो हैं। तो पहले कैसे? पहले विद्या के पति, दूसरे के किस कौन है? मुल्ला दाऊद और तीसरे के अमीर खुसरो। तो याद रखना, तीसरे नंबर पे आएंगे अमीर खुसरो, दूसरे में आएंगे मुल्ला दाऊद और पहले में आएंगे प्रयोक्ता विद्यापति। यानी पहले विद्या का ज्ञान होगा, फिर मुल्ला दाऊद से मिलेंगे, फिर अमीर बन जाएंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अतः इस काल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो ये प्रमाणिक रूप से 3 बोलियों का उदय देखा जा सकता है, वो है मैथिली, अवधी और खड़ी बोली। और उसके पहले के प्रयोक्ता कौन है? विद्यापति, दूसरे के मुल्ला दाऊद, तीसरे के अमीर खुसरो। और इसी काल को अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य का उदय कहना ज्यादा संगत प्रतीत होता है। ये बताना चाह रहा है। तो इसमें देखेंगे भक्ति काल है, मध्य काल नहीं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो भक्ति काल है, मध्य काल नहीं। मध्य काल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्तियों का परिचायक है। तो क्या बताया है कि मध्य काल जो है वो जकड़ी हुई मनोवृत्तियों का परिचायक है। इससे हजारी प्रसाद द्विवेदी जपती हुई मनोवृत्ति कहते हैं। तो याद रखना कि ये जो बता रहा है कि मध्य काल जो है जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है, और इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जब्ती हुई मनोवृत्ति कहते हैं। मध्यकालीन चित्रवृत्ति में अंग्रेजी की मेडिवियल सोसाइटी का अर्थ प्रविष्ट हो चुका है। याद रखिएगा कि मेडिकल सोसाइटी, मेडिवियल सोसिबिलिटी का अर्थ है प्रविष्टि हो चुका है, यानी प्रविष्टि हो चुका है। अनेक अर्थों में ये नव जागरण काल है। प्रथम नव जागरण काल रामविलास शर्मा इसे आधुनिक काल कहना पसंद करते हैं।
कह रहे हैं मेडिबियल सेंसिबल, जो ये मैंने नाम पढ़ के आपको बताया है, उसका अर्थ प्रविष्टि हो चुका है। इनके अर्थों में इनके अर्थों में ये नवजागरण काल है, यानी कि इनके अर्थों में ये जो काल है वो नवजागरण काल है। प्रथम नवजागरण डॉक्टर रामविलास शर्मा इसे आधुनिक काल कहना पसंद करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो इसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा इसे आधुनिक काल कहना पसंद करते हैं। अपने अंत विरोधी के बावजूद इसे सेक्युलर सेक्युलर शब्द पर आज बहुत जोर दिया जा रहा है, पर अपनी मूल अर्थवता में भक्त कवियों के मौज था। आज के अंतर्राष्ट्रीय धर्मोमाद धर्मोमाद में जलते हुए लोगों को उस काल के भक्ति काव्य में सुकून मिलता है, और इस उन्माद में लड़ने के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा रीति काल के कवियों में भी धर्मनिरपेक्षता की आहट सुनाई पड़ती है। भारतवर्ष का इतिहास लिखने वाले कुछ लोगों ने 800 से 1200 ईस्वी को मध्यकाल उठाया है। याद रखिएगा ये डेट, कि भारतवर्ष का इतिहास लिखने वाले कुछ लोग जो हैं वो 800 से 1200 ईस्वी को मध्यकाल ठहराया है। इस दृष्टि से भी भक्ति काल मध्यकाल नहीं कहा जा सकता है। तो मध्यकाल को जपती हुई मनोवृत्ति कहते हैं। कौन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि मध्यकाल को जपती हुई मनोवृत्ति कहने वाले कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इस आगे से हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।